स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ 1 भूगोल संसाधन। तो बच्चों, संसाधन क्या होते हैं पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा समझें। संसाधन वे होते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे अब आपको प्यास लगती है, तो आपको जब प्यास लगेगी तो आप कैसे करोगे कि आप कैसे अपनी प्यास को बुझाओगे। आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होगी। तो आपकी प्यास बुझाने का साधन क्या हुआ? पानी। अब जैसे आपको भूख लगी है, तो आपको जब भूख लगती है तब आपको क्या चाहिए होता है? कुछ खाने के लिए भोजन चाहिए होता है, या आप बिस्किट खाकर अपनी भूख को बुझाते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे ज़रूरतों को पूरा करती हैं वो हमारे लिए क्या है? संसाधन। प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु है और जिसका वस्तु का उपयोग कर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो क्या कहलाती हैं? संसाधन। तो हमारे पाठ 1 का विषय क्या है? संसाधन। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भूगोल कक्षा 8 पाठ 1 संसाधन। शुरू करते हैं बच्चों हम। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सब चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। देखो, यह सब मैंने आपको पहले ही भूमिका में बताया था कि जो भी हमारी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को जो वस्तुएं पूरा करती हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब जैसे आप देखो, कपड़े हैं, कपड़े आप पहनते हैं, वो आपकी ज़रूरत है। बर्तन है, बर्तनों में आप खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है। अनाज है, अनाज से भोजन बनता है, तो अनाज भी आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कंघा है, कंघा क्या है? आप बाल बनाने के लिए कंघे का प्रयोग करते हैं। शहद की बोतल, अब शहद की बोतल क्या है कि शहद, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, आपने देखा है ना, आपकी मम्मी आपको शहद में नमक डालकर, अगर आपको खांसी हो रही होती है तो खिलाती है, ज़ुकाम होता है, सर्दी होती है तो अदरक डाल के आपको खिलाती है। तो शहद भी आपके लिए एक ज़रूरी वस्तु है। किताबें, आप पढ़ते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं? जब तक आपके पास किताब ही नहीं होगी तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे? तो पढ़ने के लिए आपको किताब, कॉपी, पेन, इन सब की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। तो ये सब हमारे क्या हो गए? संसाधन। और संसाधन की डेफिनेशन यही हुई ना कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो क्या है? संसाधन। आगे देखेंगे अब हम। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। अब देखियो, अब आप देख सकते हैं, अब आप अपने चारों तरफ देखो और क्या आप पाओगे कि जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो वो सब क्या है? आपके लिए संसाधन है। जैसे आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, उसके बाद जब आपके घर में अंधेरा हुआ तो आपने क्या कर लिया बच्चों? लाइट जला ली, वो भी आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ है, हो गई। इसके बाद अगर आपका घर स्कूल से दूर है तो आप पैदल नहीं जा सकते हैं, तो आप रिक्शा लेते हैं, ऑटो लेते हैं, तो वो क्या हो गया? आपके लिए संसाधन हो गया। फिर उसके बाद क्या है? आप बुक्स
पढ़ रहे हैं, कॉपियों में लिख रहे हैं, आपके लिए किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर ये सब क्या है, बच्चों के लिए एक संसाधन है पढ़ाई करने के। तो अब सुबह आप नाश्ता करते हो, दोपहर को रोटी खाते हो, रात को फिर खाना खाते हो, तो उनमें जो हम खाना में रोटी के लिए आप गेहूं की रोटी खाते हो, चावल खाते हो, बाजरा खाते हो और फिर सब्जियां खाते हो, ये सब चीज़ें आपके लिए क्या है, एक संसाधन है। अब आप आगे देखें, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अब जैसे सभी चीज़ें क्या हैं, आपके लिए एक संसाधन है, और वो सभी वस्तुएं जो है हमने उपयोग की है, तो वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। और कोई भी एक वस्तु अथवा पदार्थ की जो उपयोगिता होती है वो क्या होती है, उसे एक संसाधन बनाती है। आगे देखो, राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अब बच्चों के अंदर देखो प्रश्न उठते हैं। अब जैसे अब आप भी पढ़ रहे हो ना, तो आपके मन में भी ये, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो फिर क्या आपके मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये ऐसे कैसे हो गया। ये सब चीज़ें तो एक रूटीन में हर एक व्यक्ति को चाहिए होती है, तो ये हमारे लिए संसाधन कैसे बनी। तो ऐसे ही राजू भी अब पूछ रहा है कि कोई भी वस्तु जो है वो संसाधन कैसे बनी। तो उसकी, राजू की मम्मी ने बताया, बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। अब बच्चों, अब मूल्यवान से क्या अर्थ होगा, एक तो आपके लिए उपयोगी चीज़ें हैं। अब आप जितनी भी उपयोगी चीज़ें हैं वो आप खरीदते हैं, अनाज आप खरीदते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आप कॉपी, पेन, पेंसिल ये सब चीज़ें मार्केट से में बस लाते हैं, तो आप पैसे देते हैं तभी वो चीज़ें खरीदते हैं, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही मूल्यवान होती है, मतलब आपको इनकी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, तो इन सब का एक मूल्य चुकाया जाता है। तो समझ गए आप। तो आगे देखिए, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब आप देख सकते हैं मूल्य का अर्थ क्या बताया, महत्व। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको क्या है, आर्थिक मूल्य मतलब पैसे दे के आप लेते हो, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो आपको एनवायरनमेंट प्रदान करता है, हमारा वातावरण प्रदान करता है। जैसे आपके यहाँ पार्क है, पार्क में आप जाते हो तो वहाँ आप कोई पैसे तो नहीं देते ना, और वहाँ पर जैसे झूले लगे, आप झूलों पर खेलते हो, पार्क में घूमते हो, तो उसका आप कोई मूल्य नहीं देते हो। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम मूल्य चुकाते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। पर ये दोनों ही जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी आवश्यकताओं को भी ये पूरा करते हैं। अब आगे देखें, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म पर बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। मतलब क्या है इसका, अब जैसे आपकी दादी है, वो क्या, अभी मैंने आपको बताया आपके घर में शहद है, आपको सर्दी खांसी होती है तो आपकी मम्मी क्या करती है या दादी क्या करती है, नमक के साथ शहद देती है तो आपकी खांसी ठीक होती है, अदरक के साथ देती है तो आपकी ठंड ठीक होती है। ये एक
ये क्या है, हमारा घरेलू नुस्खा है। और अगर इसी को एक वो मिल जाए कि पेटेंट का मतलब क्या है, अब गवर्नमेंट या जो भी ये दवाइयों के हमारे वो होते हैं, उनकी छाप लगा दे इसके ऊपर कि ये जो है, आप पैसे दे के आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, आपके लिए एक मूल्यवान वस्तु हो जाएंगी। अब जैसे घर में आप हैं, आपका पेट दर्द हो रहा है, तो आपको चूरन घर में बना हुआ कुछ दे देते हैं, जैसे अजवाइन दे दी, हींग दे दी। तो ये सब जो है हमारे घरेलू नुस्खे हैं, इनका कोई भी मूल्य नहीं है। अब कोई भी आप दवाई खरीदते हो, कोई भी, अगर आप जाकर दवाई की दुकान से दवाई खरीदते हो तो उसके आप पैसे देते हो, तो वो आपके लिए क्या हो गई, मूल्यवान आर्थिक रूप से। और यदि तो ये हमारी जो भी दवाइयाँ हैं हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं, तो क्या होती है, मूल्यवान हो जाती हैं। और इनको क्या है, हम पेटेंट बोलते हैं। मतलब इसका क्या है, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से, मतलब जैसे जिन दवाइयों का आविष्कार होता है उनको तभी वो है, उनको एक नाम दिया जाता है कि इस दवाई का नाम डिस्प्रिन है, सेराडॉन है या डोलो है। तो इस प्रकार की जो ये दवाइयाँ जिनको एक नाम दे दिया जाता है कंपनी द्वारा, उनका एक आर्थिक मूल्य निश्चित हो जाता है। आप पैसे देकर ही उनके ऊपर, आप देखते हो दवाइयों के पत्तों पर आपके पैसे लिखे होते हैं, डेट लिखी होती है कि आपको इस तारीख से इस तारीख तक ही इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं और इतने की ये दवाई है। और पर जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं उनका कोई भी एक मूल्य नहीं होता, उन पर कोई डेट नहीं लिखी होती है। तो आपको समझ आ गया ये। आगे देखते हैं हम। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब देखो, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण क्या कारक हैं जो चीज़ों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। पहले आप प्रौद्योगिकी का अर्थ समझे। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान को अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे अब पहले के समय में आदिवासी लोग होते थे, वो क्या करते थे, कच्चा ही खाना खाते थे, मांस भी कच्चा खा लेते थे, कंदमूल तोड़े खा लिया, पेट भर लिया, फल तोड़े खा लिए, सब्जी तोड़ी खा ली, अगर जो भी उनको दिखा वो सब पत्ते हैं वो खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब आग की खोज हुई तो क्या किया मानव ने, खाने को पकाकर खाना शुरू करा। जैसे मांस को उसने पकाना शुरू किया, फिर भोजन बनाना शुरू किया। तो इस तरह से क्या है, एक खोज हुई। फिर पहिए बने। पहियों से क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि पहले जो है मनुष्य पैदल चलता था, फिर धीरे धीरे घोड़े के ऊपर वो सवारी करने लगा, बैल से वो जो है कृषि करने लगा। तो फिर उसने पहिए की जब खोज हुई तो क्या हुआ कि गाड़ियाँ बनाई, बस बनाई, कार बनाई, स्कूटर बनाए, धीरे धीरे कितनी चीज़ें ऐसे बन गई हमारे समाज में जिनका प्रयोग हम करने लगे। उसके बाद क्या है, पानी से हमने बिजली बनाई, जल से हमने क्या बनाया था, बिजली बनाई। तो ऐसे बहुत सी चीज़ों का जो है आविष्कार किया गया और ये सब जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गए।
अब आप आगे देखें संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्रकृति, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। अब देखो संसाधनों को किन प्राकृतिक जो संसाधन है, फिर मानव ने जो संसाधन बनाए और इन सब को मानव ने किस तरह से वर्गीकृत किया, इसके बारे में आप देखेंगे। अब इधर एक आप क्रियाकलाप देख रहे हैं। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अब अम्मा की जो भी ये सूची है इसमें आप देख सकते हैं सूती वस्त्र, लोहा, ये सब क्या है हमारे जो है दोनों चीज़ें वाणिज्यिक है, इनका मूल्य है। बुद्धि, इसका मूल्य नहीं है। औषधीय पौधे, इनका मूल्य नहीं है। चिकित्सक ज्ञान, इसका मूल्य है। आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हो तो आप पैसे देते हो। कोयला निक्षेप, इसका मूल्य है। मनोरम दृश्य, इसका मूल्य नहीं है। कृषि भूमि, इसका भी मूल्य है। शुद्ध पर्यावरण, इसका मूल्य नहीं है। लोकगीत, इसका मूल्य नहीं है। सुहावना मौसम, इसका मूल्य नहीं है। संसाधन परिपूर्णता, इसका मूल्य नहीं है। एक अच्छी संगीत ध्वनि, इसका मूल्य नहीं है। दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इनका मूल्य नहीं है। मित्रों एवं परिवारों से स्नेह, इनका मूल्य भी नहीं है। अब आप आगे देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि जो संसाधन हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं और इनके लिए हमें कोई भी मूल्य नहीं देना पड़ता और इनमें किसी भी चीज़ की कोई कार्य नहीं होते हैं। जैसे अब आप सांस ले रहे हो, सांस लेने के लिए आप खुली हवा में सीधी सांस लेते हो। इसके लिए क्या होता है कि कोई हम इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लगा रहे हैं ना कि ये इसके द्वारा ही हम सांस ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद क्या है, नदियों और झीलों का जल। अब नदियाँ बह रही हैं, झीलें बह रही, झीलों में पानी है, मिट्टी है, मिट्टी में बहुत से हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और ये हमें प्रकृति से निःशुल्क मिलते हैं। मतलब इसके लिए हमें कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। अब आप जैसे सांस लेते हो तो सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो इसके लिए आप कोई पैसे दे रहे हो? आप नदियों से जल भर रहे हो, झीलों में नहा रहे हो, तो इसके लिए आप कोई पैसे देते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें प्रकृति से उपहार में मिली हुई है। और फिर जो चीज़ों का हम उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है तो उसके लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। अब आप आगे देखें, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता। अब देखो नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अब पहला है हमारा नवीनीकरण संसाधन। वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे
जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीनीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है संसाधनों को शीघ्रता से क्या किया जा रहा है, नवीनीकृत। इनमें क्या है, बहुत से असीमित हैं और जिनका हमारी मानवीय क्रियाओं पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, हवा, पवन ऊर्जा हमें जो है हवा से ऊर्जा मिलती है, लेकिन बहुत से ऐसे जो है हमारे साधन हैं जिनका हम जो है बहुत ही लापरवाही से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं जल, जल का हम जब जल है उसको बहुत से लोग हैं वेस्ट करते हैं। और इसके बाद मिट्टी, मिट्टी को क्या है, मिट्टी को भी आप क्या है बहुत ख़राब कर रहे हैं। वन कितने काटे जा रहे हैं, वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो ये सब जो है इनका जो भंडार है वो हमें क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। जल जो है हमारे यहाँ असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता था, लेकिन अब जल की कमी जो है हमारे, आप पढ़ रहे हैं ना आज के समय में, तो जल की कमी को आज हमारे सामने आ रही है। और सुना जाता है, कहा जाता है ना कि इतने वर्षों में जल खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। और जो भी जल के स्रोत हैं वो आज सूख गए हैं और बहुत से विश्व के बहुत से भागों में पानी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इसीलिए आपको कहा जाता है ना कि जल का उपयोग इतना ही कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है। आप आगे देख सकते हैं, अनवीनीकरण साधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो अनवीनीकरण क्या है, जिनका भंडार जो है सीमित है। भंडार एक बार समाप्त हो गया तो क्या होगा, उनको दोबारा से जो है बनाने के लिए क्या होगा, बहुत हजार वर्ष लग जाएंगे। और ये जो अवधि है मानव जीवन के लिए बहुत ही अधिक है। और इसमें कौन कौन से जो संसाधन है वो नवीनीकरण कहलाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है और प्राकृतिक गैस है। ये क्या है, अनवीनीकरण के उदाहरण है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर ही क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण जो है वो क्या हो जाता है, असमान हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। अब आप आगे देखेंगे मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्रकृति पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव
निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो अब मानव निर्मित संसाधन क्या हुए? जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी, लोगों ने उन चीज़ों से क्या किया, बहुत सी आगे चीज़ें बनाई, तो वो क्या हो गई, मानव निर्मित संसाधन बन गए। तो अब क्या है, प्रौद्योगिकी भी क्या है, एक मानव निर्मित ही संसाधन है। अब जैसे लोहा मिला, तो लोहे से लोगों ने क्या किया, लोहे का उपयोग सड़क बनाने में, पुल बनाने में, मशीनें बनाने में, वाहन बनाने में लोहे का उपयोग हुआ। तो ये क्या बन गया, मानव निर्मित संसाधन। तो जो हम लोग जैसे प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके जो चीज़ें बनाते हैं, वो क्या हो जाती हैं, मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। अब आप आगे देखें, मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा ज्ञान करने का ज्ञान हो, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, लेकिन अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मानव ने बनाई है, लेकिन कैसे बनाई है, अब जब तक उनको उन चीज़ों का ज्ञान होता है, जिस भी व्यक्ति के पास किसी चीज़ का ज्ञान होता है तभी वह वो कोई चीज़ बना सकता है। अब जैसे मैं आपको एक न्यूज़पेपर दे देती हूँ, तो अब बच्चे हैं, कुछ तो न्यूज़पेपर को पढ़ लेंगे, कुछ उसको ऐसे ही फाड़ कर फेंक देंगे, और कुछ क्या करेंगे, उस न्यूज़पेपर में बहुत सी चीज़ें बना देंगे, जैसे एरोप्लेन बना देंगे खेलने के लिए, बोट बना देंगे वो भी खेलने के लिए, ऐसे। अब आपकी क्लास में भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये सब चीज़ें बनानी आती होंगी और कुछ को नहीं आती होंगी। तो जिनके पास चीज़ों को बनाने का कौशल हो, ज्ञान हो कि इसको कैसे बनाया जाता है, तो वही जो है इन चीज़ों को बना सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? अब देखो, ये जो है आप देख रहे हो चित्र, इसमें जब उन्होंने पढ़ा कि सूखा पड़ गया तो बहुत सी फसलों का नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए हमें समाधान निकालना चाहिए। तो फिर वो कहती है हाँ क्यों नहीं, हमें कुछ सोचना चाहिए। तो फिर क्या है, यह सब जो ज्ञान है शिक्षा और कौशल के कारण ही संभव है, तो जिसके कारण हम सूखे से निपटने के लिए तैयार हो सके। तो अब समझ में आया, मनुष्य एक दूसरे पर ही निर्भर है। किसान सभी के लिए अनाज उपजाते हैं, वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन को बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। अब आपने देखा कि किस तरह एक साइंटिस्ट ने पढ़ा कि सूखा पड़ रहा है तो इसका समाधान निकालना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि किसान है, जब कृषि की पैदावार करता है तो वो सारी गेहूं चावल सब खुद थोड़ी खाता है, दालें वो सब क्या है बाजार में बेची जाती हैं और उनसे आप खरीद कर खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो अब जब किसान परेशान है तो आप क्या करेंगे, आप में से जो वैज्ञानिक हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए जो है वो काम करेंगे। जैसे सूखा पड़ा तो पानी के जैसे पंप बनाए गए, उसके अलावा जब कीड़ा लग गया तो उसके लिए दवाई बनाई गई। तो इस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है। आप जैसे वैज्ञानिक ने किसान की मदद की, किसान आप लोगों की मदद करता है, आपको खाना देता है, तो क्या है सभी एक दूसरे पर हमारे समाज में जो है निर्भर रहते हैं। अब आप आगे देखिए,
संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है? मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन तथा छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ के सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? अम्मा ने क्या उत्तर दिया? हाँ, यह सच हो सकता है। यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीनीकरण साधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हैं? तो बच्चों क्या हुआ कि जब जो है मोना ने सपना देखा, क्या सपना देखा कि पृथ्वी पर जो है सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं और वहाँ पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने का था। तो क्या हुआ, सब लोग परेशान थे। तो उसने अपना सपना जो है अपनी माँ को बताया। तो माँ ने क्या कहा, यह हो सकता है। अब आप आज के समय में देख रहे हो कि कितने वनों को काटा जा रहा है। वनों को काटने से क्या हो रहा है, हमारी भूमि का कटाव हो रहा है, बारिश कम हो रही है, वातावरण का जो हमारा है कितना बिगड़ चुका है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो यह सब चीज़ें हमारे जीवन पर बहुत असर डालती हैं। तो आप सब बच्चों को भी मिलकर अपनी कक्षा में इस बारे में विचार करना चाहिए कि हमें किस तरह से जो है इन चीज़ों को रोकना चाहिए। जैसे जल को वेस्ट नहीं, बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। अधिक से अधिक बच्चों को पेड़ लगाने चाहिए। अपनी प्रकृति की रक्षा करना हमारे हाथों में है। तो हम सबको इकट्ठा होकर, एकजुट होकर अपनी प्रकृति की रक्षा करनी है और जितने भी ये अनवीनीकरण संसाधन हैं उनको बचाना है। तो आपको समझ में आया ये? आगे देखो, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। तो बच्चों क्या है, संसाधनों का प्रयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए और जितना भी हो सके हमें प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, उनका नवीनीकरण नहीं करना चाहिए। नवीनीकरण करने से क्या है, बहुत सा जो है क्या होता है, चीज़ों का नुकसान होता है। अब जैसे आप फैक्ट्रियों में चीज़ें बनाते हो, जल का उपयोग करते हो और वो फैक्ट्रियों का दूषित जल नदियों में जा रहा है, नहरों में जा रहा है, उस वहाँ का जल भी दूषित हो रहा है। इससे क्या है, बहुत से जलीय जीव नष्ट हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ों का, और वही पानी हमारे खेतों में जाता है, हमारी फसलें नष्ट होती हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे लिए उपयोगी भी हैं और साथ साथ क्या है, उनका अगर हम ढंग से प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होंगी, लाभदायक भी बन जाएंगी। आगे आप देख सकते हैं, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार, व्यर्थ वस्त्र तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अब आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि पेड़ों को काटकर ही क्या है, कागज बनाया जाता है। तो
क्या है कि जब आपकी जो किताब है आप पढ़ लेते हो, आपको दूसरे बच्चों को दे देनी चाहिए पढ़ने के लिए। और उसके बाद आपके घर में समाचार पत्र आते हैं, तो उन समाचार पत्रों को ऐसे डस्टबिन में आपको नहीं फेंकना चाहिए। वो जहाँ पर कागज़ के लिफाफे बनते हैं उनको दे देना चाहिए। और जितनी आपको बिजली की आवश्यकता है आपको उतनी ही लाइटों अपने घर में जलानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पर बैठे ही नहीं हैं और आपके घर में लाइट, पंखे, कूलर, एसी सब चल रहे हैं, तो यह सब जो है एक व्यर्थ हो रहा है। इसकी वेस्टेज से आपको रोकना चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, आप देख लो जितना पानी आपको ज़रूरत है उतना ही पानी उपयोग करें। ये आपको बारी बारी जब से आपने पढ़ाई शुरू की है तब से आपको समझाया जा रहा है कि पानी जो है आपको उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितनी आपको उसकी आवश्यकता है। आगे देखें। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? अब संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? तो देखो बच्चों, सब बच्चों ने क्या निर्णय लिया और आप लोग ये पढ़ रहे हैं, तो आपको भी ये अपना निर्णय लेना चाहिए। अब कि आप लोग भी जहाँ देखो कि पानी की टैप चल रही है, पानी बह रहा है, तो आपको उस टैप को बंद कर देना चाहिए। और लाइट जहाँ पर कोई भी नहीं है वहाँ पे लाइटें जल रही हैं तो आपको लाइट के बटन बंद करने चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि लाइट किससे बनती है? पानी से और कोयले से। समझ में आया? तो इससे हमारे जल की भी और क्या है, कोयले की भी बचत होगी और वो और आगे और अच्छी बिजली बनेगी। इसके बाद क्या है कि पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सब बच्चे मिलकर अगर ये प्रण करेंगे तो हमारे संसाधन जो हैं वो संरक्षण में हमें मदद मिलेगी। आप आगे देखें। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो देखिए आप किस तरह से जो है हमें अपने संसाधनों की सुरक्षा करनी है। एक तो पेड़ पौधों को बचाना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, वनों को काटना नहीं है। और नवीनीकरण साधनों का जो है उपयोग लिमिट में करना है। जैसे कारें बन गई हैं तो एक घर में 4-4 गाड़ियां आ गई हैं, तो चारों गाड़ियों को सड़क पे नहीं लाना चाहिए। उतना ही पेट्रोल वेस्ट होता है, प्रदूषण बढ़ता है और कितना ही नुकसान होता है। और पृथ्वी पर बहुत सी जीवन की जो भी हमारी जुड़ी हुई पृथ्वी से चीज़ें हैं उनको हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। और प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करना है, हानि को कम से कम करना है। प्रकृति में जो भी पाए जाने वाली चीज़ें हैं उनको वेस्ट नहीं करना है। अब आप आगे देखें, इधर एक साइड में सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करनी चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो अब आपने देखा कि किस तरह से आपको अपने संसाधनों का प्रयोग करना है और अपने
पर्यावरण को, अपने आसपास के क्षेत्र को कितना साफ सुथरा और शुद्ध रखना है। तो बच्चों, यह हमारा पाठ 1 भूगोल कक्षा 8 समाप्त हुआ। अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? तो आप इसका उत्तर लिखें। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब आप प्रश्न 2 देखें। संसाधन संरक्षण क्या है? इसका उत्तर लिखें। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्रश्न 3 देखिए आप। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर लिखें। मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न देखिए आप। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो इसका उत्तर लिखें। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब आप प्रश्न 2 देखिए। सही उत्तर पर निशान लगाइए। क्या है इसका? पहला, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? पहला है उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो इसका उत्तर क्या होगा? मात्रा। दूसरा आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? एक है कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका उत्तर है कैंसर उपचार की औषधियाँ। आगे देखिए आप, कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन डैश होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? जीव जंतुओं से विद्युत उत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से विद्युत। तो इसका उत्तर है जीव जंतुओं से विद्युत्पन्न। आगे आप देखिए, निम्नलिखित में भेद कीजिए। संभवा और वास्तविक संसाधन। तो इनमें आपने भेद करना है। तो उत्तर में पहला है संभवा संसाधन, वे संसाधन जिनकी पूरी मात्रा ज्ञान ही हो सकता। नंबर 2, इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब दूसरा है वास्तविक संसाधन। इसके बारे में लिखेंगे हम। इन संसाधनों की मात्रा ज्ञान होता है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। दूसरा है हमारा सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। अब इसके बारे में लिखेंगे हम। सर्वव्यापक संसाधन, वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु, सूर्य की रोशनी आदि। अब आप लिखेंगे स्थानीय संसाधन, वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लौह अयस्क आदि। तो बच्चों, यह आपके प्रश्न अभ्यास था। तो इसके साथ आपका पाठ 1 समाप्त होता है।
पोर्शन स्टूडेंट्स अपने आप कर लें, पढ़ें, आओ खेलें, सोचिए कि आप प्रौद्योगिकी कक्षा में हैं और इसके आगे के जो 3 पॉइंट हैं ये ज़रूर पढ़ें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और इससे आपकी और भी नॉलेज बढ़ती है।